थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि जो आईओबीएम का एंट्रेंस टेस्ट पैटर्न है ना, उसके अंदर जो इंग्लिश है वो उसकी क्या वेटेज है और किस पोर्शन में कितना आपके पास टाइम होगा, इंग्लिश के जो सब पोर्शन या सेक्शंस बने हुए हैं, और फिर उन सेक्शंस के अंदर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। तो एक बात याद रखिएगा कि जो आपका आईओबीएम का एंट्रेंस टेस्ट है ना, उसमें यू विल बी हैविंग 115 क्वेश्चन इन टोटल। सो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 115 है, और टोटल जो टेस्ट टाइम होता है वो 70 मिनट्स का होता है। 1 ओवर 10 मिनट्स का आपका टेस्ट होता है। सो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम या इशू होता है ना किसी भी सेक्शन में आईओबीएम के टेस्ट में, वो टाइम का इशू होता है, टाइम बार्ड होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को करेक्ट करना है, बल्कि ये होता है कि शॉर्ट टाइम के अंदर आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट करने होते हैं कि जिनको आप क्लियरली या क्विकली जो है वो आंसर दे सकते हैं। बिकॉज इस टेस्ट के अंदर अगर ट्रूली कहा जाए कि रेस अगेंस्ट टाइम भी होती है, नेगेटिव मार्किंग इनके टेस्ट में नहीं होती है। ठीक है जी। तो कुछ कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स की, तो मैंने कहा कि ऑल्दो बहुत सारा कंटेंट जो है वो ऑलरेडी हम आईओबीएम का कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ कंफ्यूजन थी, तो मैंने कहा कि मैं इस चीज को बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग इस टेस्ट में नहीं है। सो इंग्लिश का जो सेक्शन है वो मेजर है, क्योंकि इन 115 आइटम्स में से आपने याद रखना है कि जो 60 क्वेश्चन हैं, यानी 115 क्वेश्चन में से जो 60 क्वेश्चन हैं दे आर रिलेटेड टू योर इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश का सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन, ठीक है, तो वो आपके इंग्लिश सेक्शन के साथ रिलेट करते हैं। इसमें वोकैबलरी होगी आपके पास 25 आइटम्स होते हैं, वोकैबलरी के 10 मिनट्स होते हैं। स्ट्रक्चर एंड जो रिटर्न एक्सप्रेशन का पोर्शन है आपका, ठीक है, उसके अंदर जो है वो 15 आइटम्स होते हैं, और उसके लिए टोटल जो टाइम होता है आपके पास 5 मिनट्स होता है। सो आईओबीएम का टेस्ट क्योंकि पेपर बेस्ड होता है, तो एग्जामिनर अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि भाई अभी आप वोकैबुलरी का सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं राइट आफ्टर एग्जैक्टली आफ्टर 10 मिनट्स। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको कहेगा कि जी अब आप सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव कर सकते हैं ना। तो आप इसमें ऐसे कर सकते हैं कि आप टाइम से पहले जो है ना वो अगला सेक्शन अटेम्प्ट कर पाए। तो जो इनका प्रॉपर पेपर पैटर्न है वो इस तरीके से है। यस, लास्ट टाइम जब टेस्ट हुआ था थोड़ा सा लीनियंसी एग्जामिनर ने इस टाइम वाले मामले में दिखाई थी, लेकिन मैं यहाँ पे यही बात करूंगा कि जो इनका पेपर पैटर्न है उसी के मुताबिक। तो 5 मिनट्स के अंदर फिर आपने स्ट्रक्चर एंड रिटर्न एक्सप्रेशन के पोर्शन के अंदर 15 आइटम्स गिवन होते हैं, उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स को करेक्ट अटेम्प्ट करना होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इनके लिए मैंने पहले भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइजेज में बताया हुआ है, लास्ट ईयर की एक्सरसाइजेज में भी बताया हुआ है, इस ईयर की एक्सरसाइजेज में भी आप लोगों को बताया हुआ है कि यू विल बी हैविंग 10 मिनट्स इन टोटल फॉर द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। उसमें से पहले 5 मिनट्स आपको पैराग्राफ को रीड आउट करने के, फिर नेक्स्ट 5 मिनट जो है वो आपको पैराग्राफ को क्वेश्चंस को जो कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन है उनको मार्क करने के मिलेंगे। राइटिंग एबिलिटी है, राइटिंग एबिलिटी के टेस्ट के अंदर जो है वो भी पोर्शन के अंदर या सेक्शन के अंदर भी जो है आपके पास 10 क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक ये होते हैं, और 5 मिनट्स होते हैं आपके पास। तो ये जो सारे का सारा आपका पोर्शन है ये इंग्लिश का पोर्शन है। सो अभी मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग या आईक्यू की सीरीज का जो है जिसमें नंबर लेटर सीरीज और जीके उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि अभी इस मॉक एग्जाम के अंदर जो है हम लोग इंग्लिश को प्रॉपर जो इनका पैटर्न है उसी के मुताबिक डिजाइन किया गया उसको हम अटेम्प्ट करते हैं। इसमें बहुत से क्वेश्चन जो रिसेंट पास पेपर्स के स्टूडेंट्स ने मुझे बताए थे वो भी मैंने जो है ना यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, और उनको भी जो है वो हम लोग देखेंगे, उनको भी जो है ना हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो जो वैलिड डाटा था पास पेपर का वो भी इस मॉक के अंदर ऐड किया हुआ है। उसके अलावा मैंने आपको जो लास्ट सेशन का पास पेपर का सेक्शन बी था उसका जो डेटा मेरे पास था वो 101% जो है वो भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है कि आईओबीएम के टेस्ट के अंदर आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं। सो यू विल बी हैविंग 5 ऑप्शन। जिसमें आप कुछ टेस्ट होते हैं जैसे एनटीएस का टेस्ट है या किसी और बैरिया का टेस्ट है, या मैं अगर और यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो यू 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 हैव 4 ऑप्शंस देयर। ठीक है ना, 4 चॉइसेस होती हैं एमसीक्यूज में, आपके पास 4 चॉइसेस होती हैं आपके पास। ठीक है, सो एमसीक्यूज में आपके पास 4 चॉइसेस होती हैं। यहाँ पे जो है ना आपके पास फिफ्थ चॉइस भी एक अवेलेबल होती है। तो इसको भी आपने कंसिडर करना है कि यहाँ पे ए से लेके ई तक यानी 5 चॉइसेस होती हैं आपके पास। ठीक है जी, और टाइम को आपने प्रॉपरली मैनेज करना है। एंड जिस क्वेश्चन को एक एक ये मैं बात स्टार्ट में ही कर दूं कि जिस क्वेश्चन के अंदर जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो जिस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, लीव इट अप और आप अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें, और पहले ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चन जो कि आप क्विकली एंड 100% जो है वो श्योर है जिनके जिनके बारे में, जिनको आप क्विकली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ टेक्निक्स हैं जिनको आप थोड़ा सा अगर तरीके से देखें तो उनको आप अप्लाई भी कर सकते हैं इनके टेस्ट के अंदर, स्पेशली इन द इंग्लिश पोर्शन। तो वो भी मैं अभी आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो जो वोकैबुलरी का सेक्शन है पार्ट 1, उसमें मैंने जैसे बताया आपको स्टार्ट में कि यू विल बी हैविंग 10 मिनट्स इन टोटल। ठीक है, और 25 क्वेश्चन होंगे आप में। फिर अगेन वही बात है कि इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने और करेक्ट अटेम्प्ट करने की आपने कोशिश करनी है। ठीक है जी, कह रहे हैं कि आपके पास 5 आंसर चॉइसेस गिवन है, आपने वो वर्ड या फ्रेज चूज करनी है जो कि उस हाईलाइटेड वर्ड के क्लोजेस्ट इन मीनिंग है। ठीक है ना, उस हाईलाइटेड वर्ड के क्लोजेस्ट इन मीनिंग है। इन अदर वर्ड्स आपने सिनोनिम बताने होते हैं। अब इसमें कुछ सिनोनिम्स ऐसे आएंगे
जो बड़े आसान होंगे, कुछ ऐसे होंगे कि वर्ड्स आप कहेंगे कि तो मैंने सुना ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो है ना वर्ड है, वो बहुत से बच्चों को ऐसे लगेगा कि भाई मैंने ये वर्ड जो है वो पहले सुना ही नहीं है। अब इस तरह की सिचुएशन के अंदर क्लोज आंसर को कैसे मार्क करना है, इस टेक्निक को भी जो है हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। द चाइल्ड लेक्टिसटेंट बिहेवियर फ्रस्ट्रेटेड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर्स। अब यहां पे मैं अगर चॉइसेस को देखूं तो ओबीडियंट, स्टबरली डिसोबीडियंट, चेयरफुल, टिमिड, नन ऑफ दीज। सो ये चॉइसेस है मेरे पास। और बात ये कर रहा है कि जो उसका लेक्टिसटेंट बिहेवियर है उसने क्या किया कि बहुत से टीचर्स को फ्रस्ट्रेट कर दिया है। ठीक है, इवन जो सीनियर टीचर्स हैं वो भी उसके बिहेवियर से क्या कहते हैं कि शदीद तंग है। इस बात का तो मतलब ये बन रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने कंटेक्चुअल मीनिंग बताना होता है एक तरह से, अनलाइक बाकी टेस्ट, जैसा समटाइम्स आप अगर एनटीएस के टेस्ट को देखेंगे या इवन बैरिया के टेस्ट को देखेंगे या आप फास्ट के टेस्ट को देखेंगे तो समटाइम्स ऊपर एक वर्ड गिवन होता है और डायरेक्टली नीचे आपको मीनिंग निकालने का कह देते हैं। सो उसमें मेरा ख्याल है ज्यादा डिफिकल्ट है कंटेक्चुअल मीनिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे निकालना है, उस फ्रेज की बात करनी है जो कि किस सेंस में या किस मायने में इस्तेमाल हो रही है पेपर में। तो आप इसको थोड़ा सा, अगर इसको आपको मीनिंग नहीं भी आता तो आप थोड़ा सा इसमें क्लोज चॉइस मार्क कर सकते हो कि भाई पता ये चल रहा है कि उसका बिहेवियर जो है वो बहुत ही बुरा है, इंतहाई बुरा बिहेवियर है, जिसकी वजह से जो टीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और जो सीनियर टीचर्स भी हैं वो भी उससे कहते हैं कि तंग है। तो ओबीडियंट स्टूडेंट से तो कोई तंग नहीं होता ना। चेयरफुल है तो फिर तो वो सबको हंसाता है, ठीक है, सबके साथ वो खुश रहता है। ठीक हो गया। सो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज्यादा स्टबर्नली डिसओबीडियंट है। ठीक है, वो स्टबर्नली डिसओबीडियंट है। ये वजह है कि वो, उससे बाकी लोग जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं उसकी हरकतों से, और उससे क्या कहना चाहिए कि तंग है। ठीक है, तो स्टबर्नली डिसओबीडियंट है, इसका मीनिंग क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा डिफाइंट है। ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा क्या है, वो डिफाइंट है। डिफाइंट का मतलब क्या होगा कि वो बात बिल्कुल मानता ही नहीं है। डिसोबीडियंस उसमें कूट कूट के भरी हुई है, अनकोऑपरेटिव है। उसका एटीट्यूड जो है वो अथॉरिटी को चैलेंज करता है। होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स। ठीक है जी। सो ये उसके बारे में। और टिमिड तो इसका वैसे ही आंसर नहीं बनता भाई। देखिए टिमिड ऐसे शख्स को कहते हैं जो बड़ा ही डोसाइल किस्म का होता है, जिसको जो काम कहे ना वो काम वो कर लेता है। राइट, तो उससे तंग तो नहीं होंगे। तो इस तरह से अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता, जिस तरह मैंने स्टार्ट में एक वर्ड ऐड किया, जानबूझ के ऐड किया, पास्ट पेपर्स का एक वर्ड था ऐड किया, ताकि आप क्लोज चॉइसेस को देखते हुए अगर आंसर आप मार्क करना चाहते हैं और ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो आप मार्क कर सकते हैं। मैनी एशियन ट्रेडिशंस आर ग्रेजुअली बिकमिंग ऑब्सोलीट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ऑब्सोलीट का मीनिंग क्या होता है? तो ऑब्सोलीट का मीनिंग होता है आउटडेटेड, ऐसी चीजें जो कि अब इस्तेमाल नहीं होती हैं, आउटडेटेड हो गई हैं, एशियंट हो चुकी हैं। आप उनको ये कहेंगे कि आर्काइक हो चुकी हैं, एशियंट या आर्काइक हो चुकी हैं। ठीक है जी। तो मैनी एशियंट ट्रेडिशंस आर ग्रेजुअली बिकमिंग ऑब्सोलीट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी अब उनको कोई यूज नहीं करता, अब उनको यूज कोई नहीं करता, वो आउटडेटेड हो चुकी हैं, आर्काइक हो चुकी हैं, मैंने बताया। ठीक है, और एक वर्ड हम कहते हैं एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, कहते हैं ना एक्सटिंक्ट एनिमल्स, यानी जो अब नजर नहीं आते। तो फॉलिंग इनटू डिसयूज, ऑब्सोलीट का मीनिंग क्या है कि दे आर फॉलिंग इनटू डिसयूज, कि अब ऐसी एशियन ट्रेडिशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न वर्ल्ड में उनको कोई भी फॉलो नहीं करा। द लॉयर प्रेजेंटेड अ कॉगेंट आर्गुमेंट दैट कन्विंस्ड द जूरी विद इन द मिनट्स। कॉगेंट का मतलब क्या होता है? कन्विंसिंग। कॉगेंट का मतलब होता है कि ऐसी लॉजिकल बात जो कि बड़ी ज्यादा इस तरीके से हो कि दूसरे को कंपेल कर ले, दूसरे को जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने पर मजबूर कर दे। सो कॉगेंट का मतलब क्या है? कोहेरेंट हो बात, बड़ी कंपेलिंग हो किसी की बात, बड़ा किसी का आर्गुमेंट पावरफुल हो। आप ये कह सकते हैं कि पावरफुल आर्गुमेंट है। पावरफुल आर्गुमेंट का मतलब क्या होगा कि ऐसा आर्गुमेंट जो दूसरों को कन्विंस कर ले। सो कन्विंसिंग एंड वेल रीजन्ड। ठीक है। सो यहाँ पे स्टार्टिंग के क्वेश्चन में जो मैंने वर्ड्स ऐड किए हुए हैं उनके ना मैंने आंसर जो है वो थोड़े से एक्सप्लेन्ड फॉर्म में लिखी हुई है चॉइसेस उनकी। सो पेपर में ऐसा भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि उसका सिर्फ वन वर्ड रिप्लेसमेंट हो, जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है। हर एफेमरल जॉय टर्न्ड टू सॉरो व्हेन शी रिसीव्ड द अनएक्सपेक्टेड न्यूज। अगेन वही बात है, जब कंटेक्चुअल मीनिंग में बात करनी होती है तो हमें चीज के का मतलब समझने में आसानी होती है। आप क्लोज चॉइसेस को भी यूज कर सकते हो। सो अगर मैं सेंटेंस को समझूं, सो आपने रादर देन फाइंडिंग आउट द आंसर, पहले पहला जो आपने फोकस करना है इस पोर्शन के अंदर, ये ट्रिक आप लाजमी याद रखें। किस तरह की सिचुएशन के अंदर आपने फोकस किस पे रखना है? आपने फोकस रखना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन की, ठीक है, या जो फ्रेज गिवन है क्वेश्चन की, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा फोकस रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि
ऐसा वर्ड अगर आ जाता है कि जिसका आपको मीनिंग श्योर नहीं है, तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए कि अगर आप इस क्वेश्चन को क्लियरली समझ लेते हैं, तो आप जो है ना वो आंसर जो है वो मार्क करने में आपको आसानी होगी। हर एफेमरल जॉय टर्न टू सॉरो व्हेन शी रिसीव्ड द अनएक्सपेक्टेड न्यूज। तो वो कह रहा है कि जो उसकी खुशी है वो एकदम गम में तब्दील होगी जब उसको ये खबर मिली। हो सकता है कि खुदा न खास्ता उसको अचानक ऐसा शदीद सदमे वाली खबर मिली है, ऐसी बुरी खबर मिली है कि जिसको देखकर, जिसको सुनकर जो है उसकी जो खुशी है वो गम में तब्दील हो गया है, उर्दू में कहते हैं। तो एफेमरल जॉय, एफेमरल। अब हम आते हैं कि ये एमसीक्यूज क्या है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, आपने पेपर में किसे करना है। लास्टिंग नहीं, लास्टिंग वाली अगर जॉय होती वो तो, लास्टिंग का तो मतलब क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग, देर पा। शॉर्ट लिव्ड, यस, ये आंसर इसका हो सकता है कि शॉर्ट लिव्ड किस्म की उसकी जॉय थी, जो कि एकदम से, बड़ा कम टाइम था खुशी का, जो कि एकदम से गम में तब्दील हो गया। तो शॉर्ट लिव्ड जो है वो एफेमरल का मीनिंग हो जाएगा। और यहाँ पे मीनिंग होगा, सो एफेमरल का मीनिंग क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड। अच्छा, इसको एफएमएल का मीनिंग जो एक वैसे कहना तो नहीं चाहिए कि भाई रोड लर्निंग तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे एक इसका मीनिंग याद है, मैंने किसी बुक में पढ़ा था। अपने टाइम में हम भी काफी कहते हैं कि रट्टे लगाते थे। तो मोमेंट्री होता है इसका मीनिंग, यानी ऐसी चीज जो बड़ी शॉर्ट लिव्ड मोमेंट के लिए है, बड़ी ब्रीफ है। और एफएमएल का जो ज्यादा आपको मीनिंग मिलेगा, जो जब आप किसी जगह पे इसको सर्च करोगे, तो इसका मीनिंग होता है ब्रीफ, शॉर्ट। ठीक है जी। टेम्परेरी, यस, टेम्परेरी भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा जी, द बेनोवलेंट डोनर विश टू रिमेन एनोनिमस डिस्पाइट हिज जनरस कंट्रीब्यूशन। एक तो इसमें वर्ड है बेनोवलेंट का जो हाईलाइटेड है यहाँ पे, जिसका हमने मीनिंग बताना है। तो बेनोवलेंट तो आसान है, इसका मीनिंग क्या होता है, काइंड, काइंड एंड गॉड फेयरिंग, काइंड एंड चैरिटेबल आप इसको कहेंगे, कि काइंड है और चैरिटेबल है। द बेनोवलेंट डोनर, डोनर वो होता है जो डोनेट करता है। विश टू रिमेन एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब होता है अननोन, अननोन। डिस्पाइट ऑफ इज जनरस, जनरस का मतलब है कि जो उसने हेफ्टी किस्म की कंट्रीब्यूशन की है, बड़ी काइंड किस्म की उसने जो जो है ना वो की है, बड़ी ह्यूज उसने कंट्रीब्यूशन किया, उसके बावजूद वो चाहता था कि मेरे बारे में किसी को पता ना चले। वो नहीं चाहता था कि उसके बारे में किसी को कोई चीज जो है वो पता चले कि भाई ये शख्स है कि जिसने ये मदद की है। आफ्टर द स्कैंडल द पॉलिटिशियन रेप्यूटेशन इररिपेरेबली डैमेज्ड। इरेपरेबली का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज जो कि अब फिक्स नहीं की जा सकती, अनफिक्स, वो इस सिचुएशन में चली गई कि इट कैन नॉट बी ब्रिंग बैक इनटू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। ठीक है, बियॉन्ड रिपेयर आप उसको कहेंगे यहाँ पर। तो जो उसका, जिस स्कैंडल में उसकी इन्वॉल्वमेंट हुई है, वो कह रहा है कि उसकी जो रेपुटेशन है वो बियॉन्ड रिपेयर है, अब वापस नहीं आ सकती। ठीक है जी। सो उसकी जो रेपुटेशन है वो इस तरीके से डैमेज हो चुकी है कि इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सो इरिवर्सेबल किस्म की या इरिवोकेबल किस्म की जो है उसकी कि उसकी जो रेपुटेशन है वो डैमेज हुई है। द डिटेक्टिव नोटिस द डिस्क्रिपेंसी इन द विटनेस टेस्टिमनीज, टेस्टिमनी कहते हैं गवाही को, डिस्क्रिपेंसी कहते हैं इनकंसिस्टेंसी को। इनकंसिस्टेंसी को आप कहेंगे, या आप कहेंगे जो चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी है या कॉन्ट्राडिक्शन है, गड़बड़ जिसको आप उर्दू में कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, यानी पहले कुछ बात की, बाद में कोई और बात की, उसकी बात में जो है ना वो मिसमैचिंग थी, उसकी बात जो है वो अपनी उसकी बात से मैच नहीं कर रही थी, उसकी पिछली बात से उसकी अगली गुफ्तगू मैच नहीं कर रही थी। तो कॉन्ट्राडिक्शन है, वो डाइवर्ज हो गया, जो बात पहले कर रहा था उस बात को आप उर्दू में कहते हैं कि उस बात से हट गया या मुकर गया। तो डिस्क्रिपेंसी, तो डिटेक्टिव ने नोटिस किया कि जो विटनेस है उसकी जो टेस्टिमनी है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी डिस्क्रिपेंसी है। तो डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, इनकंसिस्टेंसी है। हिज लैकोनिक reply suggested he was either bored और uninterested in the conversation। अब अगेन अगर किसी को लिकोनिक का मीनिंग नहीं आता, तो पहले आप बाकी सेंटेंस के ऊपर गौर करें कि his laconic reply suggested that he was either, यानी उसका रिप्लाई इस तरीके का था कि उसकी बातों से लग रहा था कि जैसे वो क्या है कि इस कन्वर्सेशन में उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन दिस कन्वर्सेशन, इस गुफ्तगू में, कन्वर्सेशन कहते हैं गुफ्तगू के अंदर, वो लीस्ट इंटरेस्टेड है या वो बोर हो चुका है। ऑप्शन है लेंथी, इंथुजियास्टिक, यूजिंग फ्यू वर्ड। तो यूजिंग फ्यू वर्ड इसका रेलिवेंट आंसर बनता है। तो उसकी रीजन ये है कि भाई जब आप किसी चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो बस आप उसको हूं हाँ में आंसर देंगे या शॉर्ट सा आंसर देंगे। जिसके साथ आप बात करना चाहते हैं उसको तो आप बड़ा इंथुजियास्टिक होके, बड़ा एनर्जेटिक होके आंसर देंगे, लंबी लंबी गुफ्तगू भी उसके साथ करेंगे। ठीक है, तो वैसे लिकोनिक का मीनिंग क्या होता है, लिकोनिक का मीनिंग होता है कि आपका बड़ा ना टर्स किस्म का रिस्पॉन्स हो। वैसे तो ये अगर थोड़ा सा पॉजिटिव मायने में लिखा जाए तो उसको आप कंसाइज भी कह सकते हैं, लेकिन बड़ा टर्स किस्म का आंसर हो। और इसको आप ये भी कह सकते हो कि
जब आपकी बात से किसी को ऐसे लगे कि आप बहुत ज्यादा रूड हैं, बहुत ज्यादा रूड हैं या अनफ्रेंडली हैं, तो इस किस्म के मायने में भी ये इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि आपने बड़ी शॉर्ट सी बात की है, महदूद सी बात की है, बड़ा उनको डिटेल आंसर नहीं दिया। द मैन्यूस्क्रिप्ट वाज रिटन इन सच आर्केन लैंग्वेज दैट फ्यू स्कॉलर्स कुड डेसिफर इट। मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं ओल्ड राइटिंग को। was written in such arcane language that few scholars could decipher it। decipher का मतलब होता है उस किसी चीज जो कोडेड फॉर्म में है उसको समझने की कोशिश करना, टू अंडरस्टैंड। डेसिफर का मतलब क्या होगा कि उसको अंडरस्टैंड करना। तो आर्केन का मतलब भी क्या होता है, ऐसी चीज के बहुत जो बहुत ज्यादा ऐसी किसी कोडिक फॉर्म में लिखी हुई है, बल्कि इसको कहना चाहिए क्रिप्टिक फॉर्म में लिखी हुई है, यानी मिस्टीरियस फॉर्म में, जिसको अंडरस्टैंड करना इज डिफिकल्ट। सो मिस्टीरियस है एंड इज अंडरस्टूड बाय ओनली अ फ्यू पीपल। डिस्पाइट द डेंजर द फायर फाइटर रेस्क्यूड द फैमिली। सो सुपर इजी आ गया। सो बीच में इस तरीके से आसान भी आएंगे। आप देखेंगे कि आपने देखा है कि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स ऐसे हैं कि जो कि कॉमन है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि टेस्ट के अंदर हमने टाइम स्पैन जो है वो कितना दिया हुआ है, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो हमने कितने दिए हैं। ओवरऑल ही पेपर उनका 1 घंटा 10 मिनट का है। सो डिस्पाइट द डेंजर द फायर फाइटर रेस्क्यूड द फैमिली। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, सेव फ्रॉम हार्म। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा आसान था, रेस्क्यू करना, किसी को बचा लेना। ठीक है, टू सेव समवन। ठीक है, टू फ्री समवन फ्रॉम ट्रबल भी आप कह सकते हो रेस्क्यू का मीनिंग। ठीक है, कोई शख्स किसी इंडेजरमेंट में था, आपने उसको वहां से बचा लिया। द सीईओ's hubris led to company's downfall। अब वो बात मैंने की कि बीच में एक आध वर्ड अचानक ऐसा आ जाएगा कि जो आप कहेंगे कि मैंने पहले सुना ही नहीं है, जैसे ये वर्ड आ गया, द सीईओ's hubris led to company's downfall। अब पता चल रहा है कि उसका कोई ऐसा बिहेवियर है जिसकी वजह से कंपनी का डाउनफॉल हुआ। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का तो मतलब होता है डाउन टू अर्थ होना, इससे तो डाउनफॉल नहीं हो सकता। एक्सेसिव प्राइड, यस ये हो सकता है कि एक्सेसिव किस्म की उसकी जो प्राइड है, बहुत ज्यादा वो एरोगेंट है, और एरोगेंट शख्स आपको पता है किसी दूसरे की बात को खातिर में नहीं लाता, किसी की दूसरे की बात को समझता नहीं है। तो ये एक आंसर बन सकता है, क्योंकि कंपनी का डाउनफॉल हुआ है। विजडम होता है, अगर केयरफुल प्लानिंग होती तो कभी भी डाउनफॉल थोड़ी होता। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर राइट चॉइस बन रही है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। ठीक है, तो ह्यूब्रस का मीनिंग क्या होगा, एरोगेंट, ऐसा शख्स जो कि बहुत ज्यादा स्टबर्न है या बहुत ज्यादा सेल्फ कंसीटेड है, उस मायने में स्टबर्ननेस के मायने में भी आ जाता है, लेकिन ये असल में एरोगेंस या सेल्फ कंसीटेडनेस के मायने में इस्तेमाल होता है। यानी ऐसा शख्स जो कि सिर्फ कहता है कि मैं हूं और मुझे ही सब कुछ पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इजी वर्ड आ गया, जैसे कि बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि मिक्सचर होगा, मुश्किल वर्ड्स बीच में बहुत कम होंगे, कुछ वर्ड्स होंगे ऐसे कि जो आप बड़ा इजीली बता सकोगे। द गार्डन वाज फिल्ड विद फ्रेग्रेंट सेंट। फ्रेग्रेंट का मतलब होता है खुशबूदार, जो स्मेल बहुत ज्यादा आपके लिए क्या है, प्लेजेंट है। तो अनप्लेजेंट तो इसका आंसर नहीं होगा। अब वो कह रहा है कि सेंट ऑफ जैस्मिन एंड रोजेस थी, फ्लावर्स के नेम्स हैं ये। ठीक है, उनकी स्मेल थी तो बड़ी स्वीट स्मेलिंग होगी उनकी। ठीक है, उनकी जो फ्रेग्रेंट होगी, फ्रेग्रेंट जो है वो उनकी बड़ी ज्यादा प्लेजेंट होगी, बड़ी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, एरोमेटिक होगी, परफ्यूम्ड होगी। ठीक है, तो स्वीट स्मेलिंग जो है वो होगी एरोमेटिक। ठीक है, दस नहीं, दा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 13 है। His his spurious claim of royalty was easily disproven। His spurious claim of royalty, यानी उसने ये क्लेम किया कि भाई मेरा ताल्लुक किसी शाही घराने से है, was easily disproven, उसकी इस क्लेम को डिसप्रूव कर दिया गया था। टू मेक फॉल्स। ठीक है, सो स्पूरियस क्लेम का मतलब क्या है कि उसका जो क्लेम था वो फॉल्स था, वो फेक था, और जो इजीली जो है वो फॉल्स कर दिया गया, डिसअप्रूव कर दिया गया, उसको साबित कर दिया गया कि भाई तुम जो है ना जो क्लेम करे वो गलत है, तुम्हारा क्लेम जो है वो झूठा है, तुम्हारा क्लेम जो है वो बोगस है। तो इसके लिए वर्ड जो सिनोनिम में यूज होगा वो बोगस का वर्ड भी यूज हो सकता है। ठीक है, अनऑथेंटिक है तुम्हारा क्लेम, या हम कहते हैं फ्रॉडलेंट क्लेम है, या कहते हैं शैम है, ही इज अ शैम। यानी शैम का मतलब क्या है, ये धोखेबाज है शख्स। ठीक है जी, निगोशिएशन रीच एन इम्पैस व्हेन नाइदर साइड कॉम्प्रोमाइज। इम्पैस का मतलब क्या होगा कि डेड लॉक हो जाना। तो अब आप खुद देख लें, सेंटेंस को समझ लें कि भाई क्योंकि किसी साइड ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि एग्रीमेंट थोड़ी होगा। ब्रेक थ्रू तो तब होता है कि भाई दोनों पार्टीज किसी एक बात के ऊपर जो थी वो इतफाक नहीं थी करी, लेकिन अगर वो इतफाक कर जाती तो हम कहेंगे कि ब्रेक थ्रू हो गया। डेड लॉक का मतलब यह है कि ना तो एक पार्टी अपनी कंडीशन से पीछे हट रही है, ना तो जो दूसरी पार्टी निगोशिएट कर रही है वो पीछे हट रही है। तो डेड लॉक हो जाना यानी किसी आप ये समझें कि किसी एग्रीमेंट की तरफ ना जाना, स्टैंड स्टिल हो जाना, स्टैंड स्टिल हो जाना, या ग्रिड लॉक हो जाना। ठीक है, शी शोड रिमार्केबल एक्यूमेन इन हैंडलिंग फाइनेंसेस। रिमार्केबल एक्यूमेन, एक्यूमेन कहते हैं किसी की जो
इंसाइट है किसी का, आप ये कह सकते हो कि बड़ा विजडम है किसी काम को करने के लिए, तो शी शोड रिमार्केबल एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब है कि बड़ा विजडम दिखाना, बड़ी इंसाइटफुलनेस दिखाना। सो कीन इंसाइट एंड जजमेंट, यानी उसकी फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल करने की जो जजमेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। द वेरोशियस रीडर फिनिश्ड 3 novels इन अ डे। रिलक्टेंट, स्लो, ग्रीडी एंड ईगर, विरोशियस। ठीक है, सो विरोशियस का वर्ड है यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा। सो अब रिलक्टेंट तो नहीं होगा, रिलक्टेंट रीडर तो एक दिन में इतनी ज्यादा चीजें कैसे पढ़ सकता है। ठीक है, वैसे विरोशियस का मतलब होता है जब किसी चीज का आपको बहुत ज्यादा ईगरनेस हो, आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक या कीन हो। सो आप कहते हैं एविड, एविड रीडर। ठीक है, विरोशियस मींस एविड, ग्रीडी एंड ईगर। ठीक है, his quixotic attempt to solve world hunger was admired but impractical। यानी जो उसकी अटेम्प्ट थी दुनिया में भूख के मसले को हल करने की, उसको तारीफ तो मिली लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं थी। वो इसका मतलब है कि क्या थी, आइडियलिस्टिक थी। आइडियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक थी, क्योंकि आइडियलिस्टिक चीजों को इंप्लीमेंट करना इज डिफिकल्ट। द जज वॉज नोन फॉर इज जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ द लॉ का मतलब क्या है कि ऐसा शख्स हो कि जो जजमेंट करे या जब फैसला करे तो फैसला लेते हुए वो बहुत ज्यादा, आप ये कहें कि प्रूडेंट होके फैसला करे। यानी प्रूडेंट होके फैसला करने का मतलब ये है कि सोच समझ के फैसला करे, एक एक चीज को वो मद्देनजर रखे। तो प्रूडेंट होके फैसला करना आप कह सकते हो, बड़ा आसान लफ्जों में कहेंगे बड़ा सेंसेबल होके आंसर करना। So showing sound judgment, the judge was known for his judicious application of law. नेक्स्ट है, द ओल्ड हाउस हैड अ मस्टी ओडोर। मस्टी ओडोर, ओडोर कहते हैं स्मेल को, ऐसी स्मेल जो कि आपके लिए क्या है, अच्छी नहीं है, आपको पसंद नहीं है, अनप्लेजेंट है। तो मस्टी मीन्स ऐसी चीजों की बड़ी डैम्प होती है, जैसे किसी जगह पे हम कहते हैं ना कि सीपेज आ गया, या किसी जगह के ऊपर जो है वो पानी खड़ा रहता है बहुत ज्यादा, तो बड़ी वहां पे डैम्प और स्टेल किस्म की स्मेल होती है, जैसे जो किसी मार्शी एरिया से आती है या किसी ऐसी जगह पे से आती है जहाँ पे एक पानी जो है वो बहुत ज्यादा खड़ा हुआ है या मोल्ड लगा हुआ है कहाँ कहीं पे। ठीक है ना, मोल्डी किस्म की स्मेल हो तो उसको भी आप मस्टी स्मेल कहेंगे, यानी कहीं पे फंगस लगा हुआ है या डैम्पीनेस की सिचुएशन है वहां पे। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रेश या एरोमेटिक। खैर आईओबीएम के टेस्ट में तो हमने इसका मीनिंग बताना होता है। हर ग्रिगेरियस नेचर मेड हर द परफेक्ट होस्ट। हर ग्रिगेरियस नेचर मेड हर द परफेक्ट होस्ट। अब अगर इस वर्ड को पहले आपने नहीं सुना हुआ तो आप ऑप्शंस के ऊपर चले जाएं और पहले मैंने क्या बताया कि बाकी सेंटेंस को समझने की कोशिश करें कि उसको परफेक्ट होस्ट है, उसकी नेचर इस तरीके की है। शाय नेचर, अगर वो शाय नेचर है तो फिर तो वो अच्छी होस्ट नहीं होगी, क्योंकि अगर शाय लोगों के घर आप चले जाएं, ऐसे लोग अगर होस्ट होते हैं तो वो चाहे जितनी मर्जी आपकी खातिर मदारत करें, आपसे बात नहीं करते, आपको बड़ा ऑकवर्ड लगता है। सोशेबल एंड आउट गोइंग। ठीक है, तो यस ये कहा जा सकता है सोशेबल एंड आउट गोइंग। ग्रेगरियस का मीनिंग ये होता है कि सोशेबल, यानी ऐसा शख्स जो कि बड़ा एक्सट्रोवर्ट है। एक होता है ना इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट क्या होता है कि बस वो लोग ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करता। एक्सट्रोवर्ट होता है जो कि आउट गोइंग होता है, घर पर टिकता ही नहीं है, उसके 50-50 दोस्त होते हैं। ठीक है, तो आउट गोइंग है, बड़ा सोशेबल है। आप ये कह सकते हैं कि बड़ा कंपेनियनेबल है। यस, दोस्तों से ये वर्ड आया मेरे जहन में कि बड़ा कंपेनियनेबल है। कंपेनियनेबल होने का मतलब, कंपेनियन कहते हैं दोस्त को, कंपेनियनेबल का मतलब यानी जिसकी जान पहचान दोस्ती यारी बहुत सारे लोगों से है। द कैकोफोनी ऑफ कार हॉर्न्स मेड कंसंट्रेशन इम्पॉसिबल। द कैकोफोनी ऑफ कार हॉर्न्स मेड कंसंट्रेशन इम्पॉसिबल। कैकोफोनी किसी ऐसी साउंड को कहते हैं कि जो कि आपके कानों को बहुत ज्यादा हार्श लगता है, बहुत ज्यादा आपके कानों को, आप ये कहेंगे कि बहुत ज्यादा जो है ना अनोइंग लगता है। ठीक है, तो वहां पे तो खैर ये भी ज्यादातर चांसेस में ये होगा कि एक ही वर्ड गिवन होगा। तो मैंने थोड़ा सा आज के लेक्चर को समझाने के लिए साथ एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि ताकि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी मिले पेपर में। तो वहां पे यूजुअली यही होगा कि एक वर्ड के लिए नीचे एक एक ही आंसर बन रहा होगा। तो कैकोफोनी मींस हार्श, यानी ऐसा ऐसा साउंड जो कि आपके कानों को बहुत ज्यादा बुरा बुरा लगे। ठीक है, ऐसा लगे कि आप किसी बड़ी क्योटिक किस्म की कंडीशन के अंदर है, जैसे आप किसी रश के एरिया के अंदर ट्रैफिक जैम में स्टक हैं, तो क्या होता है थोड़ी देर के बाद आपको अजीब लगना शुरू हो जाता है, बुरा लगना शुरू हो जाता है। ही रिलिंक्विश्ड हिज क्लेम टू द थ्रोन। थ्रोन कहते हैं कि जो बादशाह की गद्दी होती है जिस पे वो बैठता है उसको थ्रोन कहा जाता है। तो ही रिलिंक्विश्ड हिज क्लेम टू द थ्रोन। एजर्टेड, एजर्टेड का मतलब है जोर देना। वॉलंटरी, गेव अप। ठीक है, वॉलंटरी गेव अप,
ये कह सकते हैं, क्योंकि रिलिंक्विश का मतलब होता है सरेंडर्ड, किसी चीज को सरेंडर कर देना, मान लेना, किसी बात पे रुक जाना। ठीक हो गया। तो एजर्टेड का तो मतलब क्या होता है कि किसी चीज को बहुत ज्यादा क्लेम करना, किसी चीज के ऊपर बड़ा जोर देना कि भाई ये तो मेरी ही है। स्ट्रेंथन का मतलब तो आपको पता है मजबूत हो जाना। डिफेंड करना का मतलब डिफेंडेड। तो वॉलंटरी गेव अप, और इसके लिए वर्ड क्या होगा यूज, सरेंडर्ड का। तो ये सरेंडर्ड इज क्लेम टू द थ्रोन। तो लाजमी नहीं है कि यूं आएगा, ज्यादा चांसेस यही है अगेन कि इस तरह के वर्ड्स भी होंगे आपके पास। हिज पेंटिंग वाज सो एक्सक्यूजिट दैट विजिटर्स स्टार्ड स्टेड इन यू। ठीक है, द पेंटिंग वाज सो एक्सक्यूजिट दैट विजिटर्स स्टेड इन यू। स्टेड का मतलब होता है घूरना, यू का मतलब होता है किसी चीज में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेना है, कि यानी कोई चीज बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मैं इसलिए उसको घूर रहा हूँ। द पेंटिंग वॉज सो एक्सक्यूजिट, एक्सक्यूजिट का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली मेड है, एलिगेंट है, एलिगेंट कह सकते हैं। डेलिकेट भी कहा जा सकता है, या ज्यादा वर्ड इसके लिए बेहतर होगा सुपर्ब या मैग्निफिसेंट है। ठीक है, सुपर्ब है बहुत ज्यादा आई कैचिंग है। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग होगा। हिज पेंचेंट फॉर स्पाइसी फूड वॉज वेल नोन। पेंचेंट का मतलब होता है किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा चाहत होना। ठीक है, लाइकिंग होना किसी चीज के लिए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइकिंग होना, किसी चीज का बहुत ज्यादा फॉन्डनेस होना किसी चीज को, यानी मैं कहूंगा कि ही इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्पाइसी फूड्स। हिज पेंचेंट फॉर स्पाइसी फूड वॉज वेल नोन, यानी उसकी जो तलब है स्पाइसी फूड खाने की वो बड़ी मशहूर है। द डिटेक्टिव वर्ड diligently to solve the mystery. The detective worked diligently. The detective worked diligently to solve the mystery. Diligently. Diligently का मतलब होता है बड़ी persistent किस्म की efforts करना, consistently hard work करना। ठीक है, कहते हैं कि कुछ शख्स जब diligent होता है तो कहते हैं कि वो बड़ा क्या है, persistent है, यानी continuous hard work कर रहा है, टायरलेस एफर्ट्स कर ले, डिलीजेंट, सो वर्क विद परसिस्टेंट एफर्ट्स। सो ये आपका इसका जो है ना सेक्शन 1 जो है वो कंप्लीट हुआ है, और कर लिया हमने को नहीं, जो कि वोकैबुलरी का सेक्शन है। तो मैंने तो क्योंकि एक्सप्लेनेशन दी है और आपको 7 तरीकेकार भी बताएंगे किस तरह से आपने करना है, क्वेश्चन के आंसर्स मार्क करने होंगे, और इन चीजों को जो है ना वो आपने देखना होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि स्ट्रक्चर एंड रिटन एक्सप्रेशन का सेक्शन है। तो स्ट्रक्चर एंड रिटन एक्सप्रेशन के सेक्शन के अंदर हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइजेस भी की थी, और उन एक्सरसाइजेस के अंदर हम लोगों ने देखा था, और मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर एंड रिटन एक्सप्रेशन का जो सेक्शन है वो बेसिकली एरर आइडेंटिफिकेशन का सेक्शन है आपके पेपर के अंदर। सो आपके पास क्या होगा इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर या एरर आइडेंटिफिकेशन के जो क्वेश्चंस हैं जो कि पार्ट है आपके स्ट्रक्चर एंड रिटन एक्सप्रेशन का। तो इस पोर्शन के अंदर क्या होगा कि आपके पास एक सेंटेंस गिवन होगा, उस सेंटेंस के अंदर आपके पास ए बी सी एंड डी डिफरेंट पोर्शंस हाईलाइटेड होंगे। ठीक है, और फिर एक चॉइस ई होगी कि जो कि क्या होगी, नन ऑफ दीज होगी। अब एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि जी हाँ, ए में मैंने पिछले वाला वर्ड करना है या आगे वाला करना है। भाई ए का मतलब ये है, बी का मतलब ये है, सी का मतलब इस सेंटेंस के अंदर ये है, ग्रीन कलर में कर लेते हैं, सी का मतलब ये है, और फिर आगे डी का मतलब जो है वो ये वाला पोर्शन है, तो वो हाईलाइटेड होता है, उसके साथ आपने उसको करना है। और ऑप्शन ये हमेशा इसमें नन ऑफ दीज होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द कमेटी हैज नॉट येट डिसाइडेड ऑन द न्यू पॉलिसी बट दे एक्सपेक्ट्स टू रीच अ कंक्लूजन। साफ नजर आ रही है मिस्टेक, द कमेटी हैज नॉट येट डिसाइडेड। ठीक है, यहां तक बात बिल्कुल ठीक है, कमेटी सिंगुलर है, द कमेटी हैज नॉट येट डिसाइडेड ऑन द न्यू पॉलिसी, यहां तक बात 100% ठीक है। बट दे एक्सपेक्ट्स, एक्सपेक्ट थोड़ी होगा, ठीक है, रेफर कर रहे हैं ना। ठीक है, बट दे यहां पे कमेटी को रेफर कर रहे हैं, ये जो प्रोनाउन दे है ये किस चीज को रेफर कर रहे हैं, कमेटी को रेफर कर रहे हैं। तो दे एक्सपेक्ट होना चाहिए, एक्सपेक्ट्स नहीं होना चाहिए। तो मिस्टेक जो है वो यहाँ पे ऑप्शन डी की है, सो डी की मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, तो दे एक्सपेक्ट होना चाहिए था। तो मैंने फॉर योर अंडरस्टैंडिंग रीजन भी बता दी कि यहाँ पे दे एक्सपेक्ट होना चाहिए था। नीदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट्स was aware of the serious problem that had developed overnight। अब ये चीज को बहुत ज्यादा ये यूज करते हैं अपने टेस्ट के अंदर, बल्कि और भी यूनिवर्सिटीज में जहां पे ये एरर आइडेंटिफिकेशन का पोर्शन होता है, इन्होंने तो उसको राइटिंग स्किल का नाम दिया है, स्ट्रक्चर एंड राइटिंग एक्सप्रेशन का नाम दिया हुआ है। तो मैंने 12 मरतबा इनको इंक्लूड किया हुआ है पिछली एक्सरसाइजेज में भी, और आपको बताया हुआ है कि जहां पे भी नाइदर और नॉर होता है तो आप क्लोजेस्ट वर्ब क्लोजेस्ट सब्जेक्ट को देखते हैं। तो नाइदर द मैनेजर नॉर इज असिस्टेंट्स, असिस्टेंट्स आप रूलर है तो वॉज नहीं होगा, यहाँ पे वर होना चाहिए, वर अवेयर। तो यहाँ पर बी की मिस्टेक है, बी की मिस्टेक है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है,
Having finished his homework, the television was turned on by John to watch his favorite show. Having finished his homework, ठीक है जी. सो टू के अंदर है, सॉरी थ्री के अंदर है, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क द टेलीविजन वाज टर्न्ड ऑन बाय जॉन टू वॉच हिज फेवरेट शो. हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, ठीक है. सो यहां पर क्या है, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, ये करेक्ट है. द टेलीविजन वाज टर्न्ड ऑन, द टेलीविजन वाज टर्न्ड ऑन. अच्छा देखिए, जब भी ना कोई ग्रामर का रूल मैं आपको बता देता हूं, जब भी कोई मॉडिफाइंग फ्रेज आती है बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में, जैसे यहां पर आई है कि हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, ठीक है. तो जब भी मॉडिफाइंग फ्रेज स्टार्ट में आप लिखेंगे, तो आगे आपने उस सब्जेक्ट की बात करनी है कि जिस सब्जेक्ट के बारे में वो रेफर कर रहा है. तो हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क द टेलीविजन वाज टर्न्ड ऑन बाय जॉन टू वॉच हिज फेवरेट शो, ठीक है. तो होमवर्क जो है इज फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, तो जॉन पहले आना चाहिए था, ठीक है. हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, ठीक है. जॉन टर्न ऑन द टेलीविजन टू वॉच हिज फेवरेट शो. तो यहां पे बी की मिस्टेक है, क्योंकि मॉडिफाइंग फ्रेज स्टार्ट में आ गया. ये जरा देखिएगा गौर से, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बल्कि इसमें मिस्टेक है, क्योंकि स्टार्ट में क्या है मैंने बता दिया, ताकि जब ये नोट्स आएंगे आप अपने पोर्टल पे इसको देख लीजिएगा. मॉडिफाइंग फ्रेज अगर स्टार्ट में आ जाए, तो जिस सब्जेक्ट के बारे में होती है फिर पहले उसको उसको मेंशन किया जाता है. तो हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क जॉन टर्न ऑन द टेलीविजन टू वॉच हिज फेवरेट शो होना चाहिए था. तो हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क द टेलीविजन वाज टर्न ऑन बाय जॉन, तो ये नहीं, इस चीज को यहां पर होना चाहिए था. तो ये बी की मिस्टेक है कि बी जो है ना वो मिस रिटर्न है, जॉन पहले आना चाहिए था. द प्रोफेसर सजेस्टेड दैट द स्टूडेंट्स शुड बिगिन देयर रिसर्च एज सून एज पॉसिबल. द प्रोफेसर सजेस्टेड दैट द स्टूडेंट्स शुड, करेक्ट है यहां तक, बिगिन देयर रिसर्च एज सून एज पॉसिबल, ठीक है जी. सो इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है, दिस इज परफेक्टली फाइन. ईच ऑफ द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड, ये तो यहीं पे पता चल गया, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स है अगर, तो आर थोड़ी आएगा आगे. ईच ऑफ द कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड होना चाहिए ना यहाँ पे. ये तो सेंटेंस भी पूरा नहीं पढ़ना पड़ा. तो कुछ जो स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि भाई इतने शॉर्ट टाइम में हम इतने ज्यादा क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो हम कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं है. उसकी वजह क्या है, उसकी रीजन क्या है, उसकी वजह या रीजन उसकी ये है कि आप जो है वो हर तरह का सेंटेंस डिफिकल्ट नहीं होगा, कुछ सेंटेंस में आप क्विकली जो है वो मिस्टेक को जो है वो पकड़ लेंगे, उसको देख लेंगे. द कंपनीज डिसीजन टू रीलोकेट was based on both economic factors as well as quality of life considerations. तो कंपनी का जो डिसीजन था रीलोकेट करने का, यानी अपने आप को किसी और जगह पे शिफ्ट करने का ऑफिस को, तो वो किन फैक्टर्स के ऊपर बेस कर रहा था, वो बेस कर रहा था कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनके ऊपर भी बेस कर रहा था, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी वो कंसिडर कर रहे थे, ठीक है. सो द कंपनीज डिसीजन टू रीलोकेट was based was based on both economic factors, यहां तक ठीक है, as well as quality of life considerations. as well as नहीं होना चाहिए यहां पर, क्योंकि जब आप कनेक्ट कर रहे हो ना बोथ इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ कंसिडरेशंस, एंड लगा लें आप, ठीक है. सो एंड लगा लें, बोथ इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड होना चाहिए, एज वेल यहां पर मिसफिट है, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ कंसिडरेशंस. तो यहां पर डी की मिस्टेक है. नेक्स्ट पे हम चलते हैं. बिटवीन यू एंड आई दिस प्रोजेक्ट इज फार मोर डिफिकल्ट देन एनीवन एंटिसिपेटेड. एंटिसिपेटेड का मतलब होता है किसी चीज को प्रोजेक्ट करना. बिटवीन यू एंड आई, ठीक है, बिटवीन यू एंड मी होना चाहिए भाई, आई क्यों होगा, बिटवीन यू एंड मी. तो यहां पर ये मिस्टेक है, बिटवीन यू एंड मी दिस प्रोजेक्ट इज फार मोर डिफिकल्ट देन एनीवन एंटिसिपेटेड. अच्छा, पेपर के अंदर ना सम टाइम उन्होंने सेंटेंस थोड़े से लेंथी लिखे होंगे, जिस तरह कि मैंने पिछली एक्सरसाइजेस में आपको करवाए में, तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना. खैर ये भी सेंटेंसेस लेंथी हैं. आज थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है ना राइटिंग का, वो फोन का जो यूज किया हुआ है, वो ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस बड़ा नहीं है, तो वहां पे भी सेंटेंसेस लेंथी होंगे, थोड़े से कम्प्लेक्स होंगे. द म्यूजियम वेयर वी विजिटेड
लास्ट समर houses an impressive collection of impressionist paintings. The museum, where थोड़ी होगा, the museum where we visited थोड़ी होगा, यहाँ पे आप which लगा सकते हो, म्यूजियम which we visited, या डैड भी लगा सकते हो, बल्कि द म्यूजियम डैड वी विजिटेड या द म्यूजियम विच वी विजिटेड लास्ट समर, जहाँ पे हम पिछली गर्मियों में गए थे, वहां पे बड़ी इंप्रेसिव कलेक्शन है पेंटिंग्स की. Had they have known about the traffic, they would have arrived on time. Had they have known, had they have known about the traffic, had they known about the traffic होना चाहिए था, have थोड़ी होगा बाद में. Had they known, यहाँ पे have की जरूरत ही नहीं है, ये मिसफिट है यहाँ पे, तो ये बी की मिस्टेक है इसमें भी. Had they known about the traffic, they would have arrived on time. अगली बात बिल्कुल ठीक है. The data collected during the experiment suggest that the hypothesis was incorrect. The data collected during the experiment suggest, यहां तक ये बिल्कुल ठीक है, that the hypothesis was incorrect. So there is no error in this sentence. आपको शायद ऐसा लगेगा कि डेटा जो है वो सिंगुलर है, नहीं, डेटा प्लूरल है. द डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड दैट द हाइपोथेसिस वाज इनकरेक्ट. ठीक है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है. सो द डेटा सजेस्ट करेक्ट है, द डेटा सजेस्ट नहीं होगा. तो कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई ये सिंगुलर है तो यहाँ पे सजेस्ट होना चाहिए. सिंगुलर जब सब्जेक्ट होता है उसके साथ फिर वर्ब के साथ आप एस या ई एस लगाते हैं, अदरवाइज आपको लगाने की जरूरत नहीं है. लेकिन डेटा इन इटसेल्फ जो है वो प्लूरल है, वो सिंगुलर नहीं है. शी इज वन ऑफ दोज इंडिविजुअल्स हु एंजॉयज, जरा गौर कीजिए, हु एंजॉयज बोथ कंपटीशन एंड कोलैबोरेशन. शी इज वन ऑफ दोज इंडिविजुअल्स. क्वेश्चन नंबर 11 है, शी इज वन ऑफ दोज इंडिविजुअल्स. ठीक है, शी इज वन ऑफ दोज इंडिविजुअल्स, वन ऑफ दोज शी है तो वर्ब है हु एंजॉयज. ठीक है, हु एंजॉयज, शी इज वन ऑफ दोज इंडिविजुअल्स हु एंजॉय होना चाहिए, इंडिविजुअल्स आया ना, एंजॉय बोथ कंपटीशन एंड कोलैबोरेशन. तो यहाँ पे भी बी की मिस्टेक है. द रिपोर्ट दैट वाज सबमिटेड लेट हैव कॉज्ड सिग्निफिकेंट डिलेज. द रिपोर्ट दैट वाज सबमिटेड लेट हैव कॉज्ड, जरा गौर कीजिए, हैव कॉज्ड. द रिपोर्ट दैट वाज सबमिटेड लेट, हैज होना चाहिए ना, रिपोर्ट हो रही है ना भाई, रिपोर्ट एक है ना, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज होना चाहिए. हैज कॉज्ड सिग्निफिकेंट डिलेज. डिस्पाइट हैविंग लिटिल फॉर्मल एजुकेशन his achievements in engineering were remarkable. Despite having little formal education, his achievements in engineering were remarkable. Despite having little formal education, his achievements in engineering were remarkable. So this is totally correct. इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, डिस्पाइट हैविंग लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, बावजूद इसके कि उसके पास बहुत कम एजुकेशन थी, उसकी जो अचीवमेंट्स हैं इंजीनियरिंग में वो बहुत कमेंडेबल हैं, रिमार्केबल हैं. तो क्लियरली उसको लिंक कर रहा है. ठीक है, इसमें ऐसा लग रहा है कि भाई कोई जो है ना लॉजिकल कनेक्शन मिस्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है. मैंने जब इसको दोबारा पढ़ा, और आपने भी पेपर में यही करना है, अगर आपको ऐसा लगे कि कोई कंफ्यूजन है, रीड दैट सेंटेंस अगेन एंड अगेन, अनलेस अनटिल आपको मिस्टेक नहीं मिलती, या अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें मिस्टेक नहीं है, ताकि आप आंसर पे पहुंचे. द न्यू रेगुलेशंस विल इफेक्ट नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग बट ऑल्सो हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट आवर प्रोडक्ट्स. तो जो न्यू रेगुलेशंस हैं विल इफेक्ट not only manufacturing but also how we distribute our product. This is also correct. So एक और काम भी है पेपर के अंदर कि कुछ सेंटेंसेस जो है वो पहले ही करेक्ट होंगे, सिर्फ आपने थोड़ा सा उनको गौर से देखना है. तो अगेन आप इसको मिनिमल टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकोगे. इफ आई वुड हैव नोन यू वर कमिंग, आई वुड हैव प्रिपेयर्ड अ स्पेशल मील. जी, यहाँ पर काफी सारी गड़बड़े हैं. इफ आई वुड हैव नोन you were coming, I would have prepared a special meal. भाई ऑलरेडी आपने इफ लगा दिया है, कंडीशन आपने लगा दी है, कंडीशनल यहाँ पर आ गया है.
ठीक है। तो इफ जो है वो क्या है, कंडीशनल क्लॉज है। तो इफ आई वुड हैव नोन थोड़ी होगा, इफ आई हैड नोन, इफ आई हैड नोन यू वर कमिंग आई वुड हैव प्रिपेयर्ड अ स्पेशल मील फॉर यू। ठीक है जी। सो पास्ट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस है ना यहाँ पे सेंटेंस के अंदर डिस्कस है ना कि इफ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता, यानी एक ऐसी कंडीशन है जो कि मेट नहीं हुई है और पास्ट में है। ठीक है। तो इफ आई हैड नोन, तो फिर आगे आप उसी कंडीशनल कॉन्टिन्यूटी के लिए लगाएंगे आई वुड हैव प्रिपेयर्ड अ स्पेशल मील। इफ आई हैड नोन यू वर कमिंग आई वुड हैव प्रिपेयर्ड अ स्पेशल मील। तो ये सेक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में पूरे पूरे नंबर लेने हैं भाई। सिर्फ यहाँ पर मसला क्या है कि आपके पास पहले 5 मिनट्स होंगे पैराग्राफ को पढ़ने के। आप क्वेश्चंस के ऊपर रेफर नहीं कर सकते, लेकिन अगेन लास्ट टेस्ट में लीनियंसी थी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द जो कंप्लीट पेपर पैटर्न है, मैं तो उसी के मुताबिक बात करूंगा। ये मॉक को भी उसी के मुताबिक डिजाइन किया हुआ है। लेकिन जो अभी स्प्रिंग का सेशन हुआ है, तो मेरे बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये टेस्ट एस किया, तो उन्होंने कहा था जी कोई रिस्ट्रिक्शन ज्यादा थी नहीं, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप जो है ना क्वेश्चंस को पहले नहीं पढ़ सकते। आपने पैराग्राफ को क्या करना है, पहले रीड आउट कर लेना। 5 मिनट्स है ना, ही आप कहीं साइड पे क्वेश्चंस के आंसर्स को लिख सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते। ये क्लियरली मेंशन है इनके सैंपल पेपर के अंदर भी, और पेपर के ऊपर भी आपके पास मेंशन होंगी जो इंस्ट्रक्शंस होंगी उनके अंदर। तो हम इस पैराग्राफ को पहले रीड आउट करेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनको। So first, let us start this paragraph. The concept of circadian rhythm refers to the natural internal process that regulates the sleep-wake cycle, repeats roughly every 24 hours. While most people are aware of that their bodies follow such a cycle, few realize that profound impact that disruptions to this rhythm can have an overall health. Research conducted over the past 2 decades has revealed the circadian rhythms influence not only sleep patterns but also hormone release, eating habits and digestion, body temperature and even immune function. तो पेपर में भी आपने क्या करना है कि आपने रुकना है। मतलब आपके पास ये भी हो सकता है कि 2 से 3 पैराग्राफ्स हो सकते हैं, और फिर एक और 2 से 3 पैराग्राफ का एक और कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर एक ही कॉम्प्रीहेंशन का टॉपिक होगा जिसमें मल्टीपल पैराग्राफ्स होंगे और उन पैराग्राफ की तादाद एटलीस्ट 5 to 6 होगी। तो दोनों पैटर्न जो है ना ये अपने पेपर्स में फॉलो कर सकते हैं। तो जब एक पैराग्राफ आप कंप्लीट कर लें, तो आपने नजर किस चीज पर रखनी है, आपने देखना है कि भाई बात किसके ऊपर हो रही है, क्या लॉजिक्स के ऊपर बात हो रही है। जैसे यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्केडियन रिदम किस चीज को रेफर करता है कि इंटरनल प्रोसेस है जो कि हमारे स्लीप और वेक साइकिल को क्या करता है, रेगुलेट करता है, कितना करता है। ठीक है, विद इन कितना टाइम में, 24 आवर्स में। बहुत से लोग इस फॉलो साइकिल को फॉलो नहीं करते हैं, और जो फॉलो नहीं करते हैं उनको क्या होता है कि उनके स्लीप पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, और उसकी वजह से फिर उनकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होता है। रिसर्चेज ने ये बताया कि उनसे क्या होता है कि उनकी बॉडी के अंदर हार्मोन जो रिलीज है वो इम्बैलेंस हो जाता है, ईटिंग हैबिट जो है उनकी इफेक्ट होती है, डाइजेशन और बॉडी टेम्परेचर, और इवन उनकी जो बॉडी का इम्यून फंक्शन है वो उसको भी इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो किस चीज की ये बात हो रही है, कार्डियन रिदम की बात हो रही है। डॉक्टर एलिना वेंस, अब ये नाम आ गया, जहाँ पे नाम आ जाए उनको भी जरा देख लेना है। डॉक्टर एलिना वेंस आ क्रोनोबायोलॉजिस्ट एट नॉर्थवुड यूनिवर्सिटी, अगेन यूनिवर्सिटी का नेम है। तो डॉक्टर एलिना वेंस है क्या, बायोलॉजिस्ट है, और कहाँ पे है, नॉर्थवुड यूनिवर्सिटी में है, और उसने 15 ईयर्स का उसका एक्सपीरियंस है। इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइट ऑन कॉन्केडियन डिस्ट्रप्शन। हर लैंडमार्क 2019 स्टडी, उसकी एक बड़ी जो है ना रेवोल्यूशनरी स्टडी है जो कि 2019 में आई है, फॉलोड 2500 shift workers over a 5-year period and found that those who were rotating night shifts had a 42% higher risk of developing metabolic syndrome compared to day workers with regular schedules. The human body is remarkably adaptable. Vance explains, but it operates on a schedule that evolved over millions of years under consistently light dark patterns. Modern life with its 24-hour access to artificial light and irregular work schedules fundamentally challenges this ancient biological programming. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है हमारे आंसर्स के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जगह जगह पर लिखी हुई है। तो एक तो हमें यहाँ पर क्या पता चला, डॉक्टर का नेम पता चला है, और वो है क्या, शी इज अ क्रोनोबायोलॉजिस्ट। कहाँ पर है वो, नॉर्थवुड यूनिवर्सिटी के अंदर है, और 15 ईयर्स उसने इसके ऊपर काम किया। 2019 में उसने एक स्टडी किया जिसमें उसने 2500 शिफ्ट नाइट शिफ्ट वर्कर्स को देखा था कि जिनके टाइमिंग्स जो थे, वर्किंग आवर जो थे वो स्विच होते रहते थे, कभी वो नाइट शिफ्ट में कभी वो डे शिफ्ट में है। तो पता चला कि ऐसे लोगों में 42% हायर जो है वो रिस्क होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम को डेवलप करने का, देन दोज पीपल जो कि रेगुलरली अपनी लाइफ में काम कर रहे होते हैं। क्योंकि उसका कहना है कि भाई हमारी बॉडी जो है मिलियंस ऑफ ईयर से चीज को इवॉल्व करी है कि रात सोने के लिए और दिन यानी जागने के लिए। तो मॉडर्न लाइफ में जो 24 आवर एक्सेस है हमारा आर्टिफिशियल लाइट का और इरेगुलर वर्क स्केड्यूल का, उसने हमारी जो बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है उसको जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। तो
एक पैराग्राफ पढ़ें, उसको ट्राई टू कंसीव द इन्फॉर्मेशन गिवन इन इट, फिर आप नेक्स्ट के ऊपर चलें। तो यही काम आपने पेपर के अंदर भी करना है। सो अब इसके से रिलेटेड 3 पैराग्राफ्स ऊपर हम उनको पढ़ते हैं। द इम्प्लीकेशंस बियॉन्ड शिफ्ट वर्कर्स, अ 2021 कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू पब्लिश इन द जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड्रोक्राइनोलॉजी। तो जर्नल का नेम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है और खुद भी हाईलाइट किया हुआ है एग्जामिनर ने कि जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड्रोक्राइनोलॉजी में एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू पब्लिश हुआ था जिसमें 80,000 पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस 12 कंट्रीज एंड एस्टैब्लिश क्लियर कोरिलेशन बिटवीन कंसिस्टेंट consistent circadian disruptions एंड इंक्रीज रेट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का मतलब होता है हार्ट के जो डिजीज हैं। ओबेसिटी, ओबेसिटी कहते हैं मोटापे को, टाइप 2 डायबिटीज यानी डायबिटीज की बीमारी को कहते हैं, एंड सर्टेन मूड डिसऑर्डर्स। पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग वाज the finding that individuals who reported irregular sleep schedules even if they slept the recommended 7 to 9 hours showed 33% higher markers of systematic inflammation than those with consistent bed times and wake times। तो एक बात ये पता चली कि भाई इस यहाँ पे इस पैराग्राफ में पता चल रहा है कि 80,000 पार्टिसिपेंट्स को एग्जामिन किया गया और जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड्रोक्राइनोलॉजी के अंदर ये रिव्यू जो है पब्लिश हुआ है कि अगर आप चाहे बाद में लेट सोएं लेकिन आपका पैटर्न रेगुलर हो और आप वो जो मिनिमम टाइम है कि जी कम से कम इंसान को 7 से 9 घंटे जो है वो सोना चाहिए, वो अगर आप पूरा भी करें भैया करें, लेकिन आपका जो स्लीपिंग टाइम है वो इरेगुलर है, तो उससे आपको बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हार्ट की डिजीजेज होती हैं, ओबेसिटी होती है, टाइप 2 डायबिटीज होती है और सर्टेन मूड डिसऑर्डर्स होते हैं और 33% हायर रिस्क होता है सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेशन का। However, the research also offers hope through intervention strategies. Light therapy, timed melatonin supplementation, and consistent sleep scheduling have demonstrated measurable benefits. A 2022 clinical ट्रायल एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अब ये 2022 का जो क्लिनिकल ट्रायल है वो कहाँ पर हुआ, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ। दैट participants who were exposed to bright light within 1 hour of waking for 6 weeks showed not only improved sleep quality but also enhanced cognitive performance and reduced cortisol levels। तो ये बात क्या पता चली है कि वो पार्टिसिपेंट्स जो कि ब्राइट लाइट को एक्सपोज होते हैं विद इन 1 hour ऑफ वेकिंग, यानी उठते साथ आप को अगर लाइट मिलती है, ठीक है, और आप जो है उससे क्या होता है कि आपकी स्लीप क्वालिटी भी इंप्रूव होती है और आपकी जो कॉग्निटिव यानी जो आपकी थिंकिंग परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज होती है और जो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स है, ठीक है, कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है बॉडी के अंदर, उसके लेवल जो है वो डिक्रीज होते हैं। तो ये क्या है, ये किस चीज़ की उसने बात की है कि भाई सोल्यूशन किस चीज़ में है कि लाइट थेरेपी की जाए और मेलाटोनियन का सप्लीमेंट जो है वो लिया जाए और अपने स्लीप स्केड्यूल को कंसिस्टेंट बनाया जाए, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो दिखे हैं। ठीक है, तो ये इन स्ट्रैटेजीज को उसने नाम क्या दिया, इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज का नाम दिया है। Dr. Marcus Thron, who led the Stanford trial, notes we are learning that small adjustment like maintaining the same wake time even on weekends and reducing screen exposure before bed can produce significant improvements in circadian alignment. The body craves regularity and when we provide it, nearly every system functions better. ठीक है जी, तो उसने बताया कि भाई अगर आप रेगुलर हो जाएंगे स्लीप में तो आपके लिए बेहतरी होगी और इवन आपको वीकेंड्स के ऊपर भी कोशिश करना चाहिए कि देर तक ना सोएं या देर तक ना जागें, बल्कि सेम जागने और सोने की आप रूटीन रखें। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स आर नाउ कॉलिंग फॉर वर्क प्लेस पॉलिसीज दैट एक्नॉलेज सर्कैडियन बायोलॉजी। Recommendations include limiting rotating shift schedules, providing circadian friendly lighting in workplaces, and educating employees about sleep hygiene। sleep hygiene क्या है, वक्त पे जागना, वक्त पे सोना, ठीक है, और वो कह रहा है कि भाई शिफ्टिंग स्केड्यूल्स को लिमिट किया जाए। जापान recently became the first country to implement a national guidelines requiring employers to certain circadian education programs, and early data suggests that these initiatives have reduced workplace accidents by approximately 15% in participating industries। सो जापान ने जब इस स्केड्यूल को फॉलो किया है, इन गाइडलाइंस को फॉलो किया है, तो उन्होंने 15% जो रिडक्शन है वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स में वो भी हुई है। तो 15% का यहाँ पे बात हो रहा था, तो हमने क्या किया है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक दफा एब्जॉर्ब करने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स की तरफ। सर्काडियन रिदम प्राइमरी रेगुलेट्स ओनली स्लीप पैटर्न्स, स्लीप वेक साइकिल एंड बॉडीली फंक्शंस, डाइजेस्टिव प्रोसेसेस एक्सक्लूसिवली, हार्मोन प्रोडक्शन ओनली, नन ऑफ दीज। तो सर्कैडियन रिदम जो है वो सिर्फ क्या कर रहा है, आपके स्लीप पैटर्न को नहीं इफेक्ट कर रहा, बल्कि हमने इसमें पढ़ा है, टेक्स्ट में मेंशन्ड है कि बल्कि क्या है कि वो हमारे स्लीप साइकिल्स को, स्लीप वेक साइकिल्स को और बॉडीली फंक्शंस को भी इफेक्ट कर रहा है। इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिस्क अमंग रोटेटिंग शिफ्ट वर्कर्स। तो इंक्रीज जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम था, ठीक है, उसमें
वो कितना ज्यादा रोटेटिंग शिफ्ट वर्कर्स में कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया था? 15% नो, 33% नो, 42% था। ये फर्स्ट पैराग्राफ में ये बात मेंशन थी। सर्काडियन रिदम इवॉल्व ड्यू टू आर्टिफिशियल लाइटनिंग, यस, एक रीजन ये भी मेंशन्ड है, लेकिन हमेशा पूरी चॉइसेस को आपने देखना है। ठीक है जी। आर्टिफिशियल लाइटनिंग, मॉडर्न वर्क स्केजुअल्स, कंसिस्टेंट लाइट डार्क पैटर्न्स, डाइटरी चेंजेस, नन ऑफ दीज। तो सर्काडियन जो रिदम था वो इवॉल्व हुआ है, क्यों? क्योंकि जो कंसिस्टेंट लाइट डार्क पैटर्न्स हैं इसकी वजह से हुआ है। ठीक है ना। नो डाउट मॉडर्न वर्क स्केजुअल्स में है, लेकिन लाइट जो है उसका सबसे बड़ा रीजन है। इरेगुलर स्लीपर शोड 15% हायर इन्फ्लेमेशन, नो, 25% नो। ठीक है, बल्कि पैराग्राफ नंबर ये शायद 3 के अंदर मेंशन था कि 33% जो है ना ज्यादा उनमें जो है वो इरेगुलर स्लीप, जो इरेगुलर स्लीपर्स होते हैं उनमें हायर इन्फ्लेमेशन रेट जो है, हायर इन्फ्लेमेशन रेट जो है वो पाया जाता है। स्टैनफोर्ड ट्रायल्स इंप्रूवमेंट्स इंक्लूडेड ऑल एक्सेप्ट, जो स्टैनफोर्ड ने ट्रायल किए थे उन्होंने उससे किस चीज की इंप्रूवमेंट आई थी? सवाए बेटर स्लीप की, यस ये तो इंप्रूवमेंट आई थी, बेटर कॉग्निशन की भी आई थी, रिड्यूस्ड कॉर्टिसोल की भी आई थी, इंक्रीज्ड एपिटाइट की का जिक्र यहाँ पर नहीं था। ठीक है, तो इंक्रीज एपेटाइट का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, तो हमने वो ढूंढना था कि जो उनकी स्टडी में नहीं है, एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट इंक्रीज एपेटाइट की बात हो रही है। कंट्री इंट्रोड्यूसिंग सर्काडियन एजुकेशन, जापान था, ये तो बहुत आसान है। जापान ने जो है सर्काडियन एजुकेशन की और उनका फायदा हुआ कि 15% वर्क एक्सीडेंट कम हो गए। रिव्यू पार्टिसिपेंट साइज, जो रिव्यू रिपोर्ट थी, जो स्टार्ट में डॉक्टर एलेना की स्टडी थी ना उसके अंदर जो 2500 लोग थे, उसके अंदर 2500 लोग थे। यहाँ पे उसका नहीं पूछ रहे, बल्कि ये पूछ रहे हैं कि जो रिव्यू पार्टिसिपेंट साइज जो स्टैनफोर्ड की स्टडी थी, स्टैनफोर्ड की जो रिव्यू स्टडी थी जो कि उनके जर्नल में पब्लिश हुई है, उसमें कितने लोग थे? तो उसके अंदर जो थे वो 80,000 लोग थे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि इस पैराग्राफ के इस कॉम्प्रिहेंशन के अंदर काफी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स थे और काफी सारी परसेंटेजेस भी थी, तो ये मिक्स नहीं करना आपने। इंप्रूवमेंट्स कम फ्रॉम मेजर चेंजेस ओनली, मेडिकेशन, स्मॉल लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स, आइसोलेशन फ्रॉम लाइट, नन ऑफ दीज। तो असल में तो आपने क्या करना है, असल में तो आपने क्या करना है यहाँ पर कि आपने अपनी लाइफस्टाइल को एडजस्ट करना है। जैसे उसने बातें की कि भाई सोने से 1 घंटा पहले कम से कम आप डिवाइसेस को यूज ना करें, यानी लाइट जो है वो कंट्रोल कर लें। आप अपने रेगुलर सोने जागने का टाइम रेगुलेट करें, खाने पीने का टाइम रेगुलेट करें। तो स्मॉल लाइफ एडजस्टमेंट्स, ठीक है, इससे इंप्रूवमेंट जो है वो आती है। वर्क प्लेस एक्सीडेंट जो थे वो 15% रिड्यूस हो गए थे जापान ने जब इसको इम्प्लीमेंट किया। मेन आइडिया क्या है? शिफ्ट वर्क मस्ट एंड, सर्काडियन रिदम्स इम्पैक्ट हेल्थ एंड इंटरवेंशंस हेल्प, आर्टिफिशियल लाइट कॉजेज डिजीज, स्लीप ड्यूरेशन मैटर्स मोस्ट। तो असल में तो पूरे का पूरा टॉपिक ही जो वो सर्काडियन रिदम्स के ऊपर था और उनके जो असरात हैं हेल्थ के ऊपर वो था, और फिर उसके सोल्यूशन भी बताए हुए थे कि भाई किस तरह से आपने अपनी थोड़ी थोड़ी लाइफस्टाइल में एडजस्टमेंट्स करनी है, किन किन चीजों को आपने प्रिवेंट करना है, तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये सेक्शन हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। राइटिंग एबिलिटी है। राइटिंग एबिलिटी का पोर्शन बड़ा आसान होता है, 5 मिनट में 10 आइटम्स आपने करने होंगे। इसमें आपने सेंटेंस कंप्लीशन करनी है, तो ये बिल्कुल वैसे है जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज के अंदर सेंटेंस कंप्लीशन है। So by that time, the fire department arrived. The warehouse dash to the ground had already burned to the ground, has already burned to the ground, was already burning, already burned. None of these. अच्छा, burn की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म burned भी हो सकती है और burned भी हो सकती है, तो इस पर परेशान नहीं होना आपने। ठीक है, सो burn की फॉर्म सेकंड और थर्ड burned भी हो सकती है और burned भी हो सकती है, दोनों के अंदर जो है वो लिखा जाता है। तो बहरहाल बाय द टाइम दैट फायर डिपार्टमेंट अराइव्ड, तो अब एक सेंटेंस जो है ना वो पास्ट में है, ऑलरेडी है। अगली बात जो है वो फिर पास्ट परफेक्ट में जाएगी। ग्रामेटिकल रूल है, हम ऑलरेडी बहुत दफा इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि जब आप दो वाकयात नरेट कर रहे हैं जो कि दोनों जो है वो पास्ट में है, तो आप क्या करेंगे? बाय द टाइम द फायर डिपार्टमेंट अराइव्ड, द वेयर हाउस हैड ऑलरेडी burned to the ground, had already burned to the had already burned to the ground, had already burned to the ground। ठीक है जी। द प्रोफेसर इंसिस्टेड ईच स्टूडेंट डैश देयर पेपर बाय फ्राइडे, सबमिट, सबमिट्स, विल सबमिट, हैज सबमिटेड, नन ऑफ दीज। सो इंसिस्ट का वर्ब यहाँ पर यूज हो रहा है। इंसिस्ट हो, कहीं पर सजेशन दी जा रही हो, रिकमेंडेशन दी जा रही हो, कोई चीज डिमांडिंग हो, तो हम इसको कहते हैं सब्जेंटिव मूड। सब्जेंटिव मूड का स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसके अंदर आप क्या करेंगे कि बस साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। ठीक है, तो सब्जेंटिव मूड के अंदर हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है
और सब्जेक्टिव मूड क्या होता है? जब किसी बात के ऊपर इंसिस्ट किया जा रहा हो, कुछ सजेस्ट किया जा रहा हो, किसी बात को रिकमेंड किया जा रहा हो या डिमांड की जा रही है। द प्रोफेसर इंसिस्टेड ईच स्टूडेंट सबमिट their paper by Friday. Never before dash such a display of talent. Never before we have witnessed such a display of talent. Have we witnessed such a display of talent? We witnessed. Did we witnessed? None of these. So never before. Never before. Have we witnessed होना चाहिए. We have witnessed नहीं होना चाहिए. Never before. जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा नेगेटिव एक्सप्रेशन से, जैसा नेवर है या मैं कहता हूं रेयरली, हार्डली, तो फिर हम इन्वर्जन यूज करते हैं। तो नेवर बिफोर, हैव पहले आएगा, वी बाद में आएगा। नेवर बिफोर हैव वी विटनेस्ड, नेवर बिफोर हैव वी विटनेस्ड such a display of talent. So option B here is the correct choice. The company's new policy dash after months of consideration was controversial. The company's new policy implemented after months of consideration was controversial. So option A यहाँ पर correct है कि कंपनी की जो न्यू पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है बहुत सारी months of consideration के बाद, तो अभी भी controversial है। ठीक है जी। तो पास्ट पार्टिसिपल है, सिंपल था ये, implemented after months of consideration है ना। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। Had the committee dash the proposal more thoroughly, risk would have been identified. Had the committee reviewed the proposal thoroughly, बिल्कुल ऊपर वाली बात है। ठीक है, हैड द कमेटी, ऑल्दो इसके अंदर एक अनरियल कंडीशन आ रही है। हैड द कमेटी, क्योंकि स्टार्ट में इन्वर्जन है। हैड द कमेटी, अगर कमेटी ने, यानी कंडीशनल बनाने की कोशिश की है। हैड द कमेटी रिव्यूड द प्रपोजल थॉरली, अगर उन्होंने प्रपोजल को बड़े गौर से देखा होता तो रिस्क जो थे वो आइडेंटिफाई हो जाते। आई फाइंड हर अर्लियर पेंटिंग्स डैश मोर अपीलिंग, आई फाइंड हर अर्लियर पेंटिंग्स टू बी मोर अपीलिंग, बीइंग मोर अपीलिंग, बी या आर होगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है, और आई फाइंड हर अर्लियर पेंटिंग्स टू बी मोर अपीलिंग, टू बी मोर अपीलिंग, तो इसलिए टू बी आएगा। नॉट ओनली डैश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम बट दे एक्सीडेड एक्सपेक्टेशन। तो अगेन दो बातें पास्ट में हो रही हैं, तो देख के करना है कि यहाँ पे क्या है। नॉट ओनली दे कंप्लीटेड, डिड दे कंप्लीट, दे डिड कंप्लीट, नॉट ओनली डिड दे, क्योंकि अगेन वही बात है कि स्टार्ट में क्या है, नेगेटिव आ गया, नॉट ओनली, तो नॉट ओनली डिड दे कंप्लीट। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन्वर्जन होगी, तो नॉट ओनली डिड दे complete, did they complete the project on time but exceeded expectation. So option B is here is correct. The CEO along with board members dash expected to attend. The CEO along with board members, along with board members, CEO यहाँ पे सब्जेक्ट है, याद रखना है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा। The CEO along with board members is expected to attend. Researchers analyze the data dash publishing findings before publishing findings. ठीक है, प्रायर, प्रीवियस, प्रीसीडिंग, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंजंक्शन लगाना है ना। रिसर्चर्स एनालाइज द डेटा, एक सेंटेंस है तो कनेक्ट करना है आगे उसको पब्लिशिंग फाइंडिंग्स के साथ। तो बिफोर पब्लिशिंग फाइंडिंग्स, बिफोर पब्लिशिंग फाइंडिंग्स। सो लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का, डैश इट्स चैलेंजिंग सब्जेक्ट द डॉक्यूमेंट्री अट्रैक्टेड अ लार्ज ऑडियंस डिस्पाइट, ऑल्दो, हाउएवर, इवन। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, बावजूद उसके। भाई ऑल्दो को तो पूरी क्लॉज चाहिए होती है, ऑल्दो थोड़ी होगा यहाँ पे। तो आगे तो नाउन फ्रेज चल रही है, डिस्पाइट होना चाहिए ना। डिस्पाइट इट्स चैलेंजिंग सब्जेक्ट, डिस्पाइट इट्स चैलेंजिंग सब्जेक्ट, डिस्पाइट इट्स चैलेंजिंग सब्जेक्ट द डॉक्यूमेंट्री अट्रैक्टेड लार्ज ऑडियंस। ऑल्दो में तो तब आप लगाते हैं कि मतलब एक और भी पार्ट उसमें अवेलेबल होता कि जो है उन्होंने कोशिश की है या किस तरह से हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट चैलेंजिंग था लेकिन वो फिर भी पब्लिश हुए, तो डिस्पाइट आएगा। हाउएवर तो काउंटर आर्गुमेंट के लिए दिया जाता है, इवन जब किसी बात को आपने कंटिन्यू कर रहा है, तो इसलिए वो तो यहाँ पे नहीं आ सकते, तो डिस्पाइट आएगा। तो ये तीनों किस लिए नहीं आ सकते मैंने बता दिया। तो डिस्पाइट इट्स चैलेंजिंग सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट्री अट्रैक्टेड अ लार्ज ऑडियंस, राइट जी। सो ये कंप्लीट जो मॉक था ये बेस कर रहा था, इसमें आईओबीएम के पास पेपर्स के क्वेश्चंस को भी ऐड मैंने किया, और एक ही सिटिंग के अंदर जो है हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया है, ताकि आपको थोड़ा सा एग्जाम प्रेशर जो है वो बेयर हो सके।
और आप देख सकें। तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को आपने लाजमी पेपर में फॉलो करना है ताकि आप इसको जो है ना 100% कर सको। ठीक है जी। Like, comment, and subscribe.